हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। ठीक बात है। अब देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि वर्ब फाइनाइट कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस वाली क्रिया जिसका अपना क्या होता है? टेंस होता है। उसका अपना क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और वो सेंटेंस में एक ही आ सकती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की तो क्या होगी? उसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका अपना टेंस नहीं होता है, और वो सेंटेंस में यूज़ होना ज़रूरी नहीं होती है, और सेंटेंस में कितनी भी यूज़ हो सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं होती। ये बात डिस्कस की थी। और एक क्रिया में जब एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो उसमें पहला शब्द क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, और दूसरा क्या होता है? नॉन फाइनाइट। यहाँ वी कैन से जब क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो क्रिया का पहला शब्द क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब क्रिया में मैक्सिमम कितने शब्द हो सकते हैं? तो देखिए, मैक्सिमम किसी क्रिया में शब्द हो सकते हैं 4, मिनिमम 1, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके? 4। इसी बात को मैं आपको पहले समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर बात करेंगे आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। ठीक बात है। तो देखिए, मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या लिखा? देखिए मैंने सेंटेंस, रमन स्विम्स वेरी स्विफ्टली। इसका रमन बहुत तेज़ तेज़ क्या करता है? अभी स्विमिंग करता है, बहुत स्विफ्ट तेज़, पानी में गिरते के साथ ही बहुत तेज़ क्या करता है? स्विमिंग करता है। तो इसमें वर्ब कौन सी होगी आपकी? फाइनाइट, स्विम्स। अब इसमें देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब है नहीं, तो देखिए सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं होता है। और फाइनाइट का अपना क्या होता है? टेंस होता है। अब देखिए क्या लगा रखा वर्ब में एस, तो वर्ब कैसी होगी आपकी? फाइनाइट वर्ब, प्रेजेंट की सिंगुलर हो गई। ठीक बात है। अब देखिए और सेंटेंस देखिए, क्या लगा? देखिए स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ का मतलब क्या हुआ? स्विमिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब बताओ इसमें वर्ब कौन सी होगी आपकी? फाइनाइट वर्ब इज है, और स्विमिंग कैसी होगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है, वो कौन सी होगी? इज, और स्विमिंग कैसी होगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। देखिए स्विमिंग शुड बी लर्न फ्रॉम ए स्विमिंग कोच का मतलब क्या हुआ? स्विमिंग सिखाने वाले कोच से ही सीखना चाहिए, इस वाक्य का मतलब हो गया। अब देखिए इसमें वर्ब कौन सी होगी आपकी? फाइनाइट वर्ब हो गई, शुड। बी कैसी हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। लर्न कैसी हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। स्विमिंग कैसा हो गया? नॉन फाइनाइट। और स्विमिंग फिर कैसा हो गया? ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई आपकी। तो एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकती है, रोक टोक नहीं है। तो जानते हैं इसमें कितनी नॉन फाइनाइट आपके पास? स्विमिंग 1, बी 2, लर्नड 3, स्विमिंग क्या होगा आपका? 4। और फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक ही होगी, इसके आगे गुंजाइश ही नहीं है। अब देखिए क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, तो अब बताओ क्रिया में कितने शब्द हैं आपके पास? तो क्रिया में कितने शब्द हैं आपके पास? 3 शब्द हैं। अब क्रिया का पहला शब्द क्या हो गया आपका? शुड, फाइनाइट वर्ब है, मॉडल है। बी कैसा हो गया आपका? नॉन फाइनाइट। और लर्नड भी कैसे हो गया आपका? नॉन फाइनाइट। इस तरह से सेंटेंस का विस्तार करने के लिए किसी जरूरत पड़ेगी आपको? नॉन फाइनाइट वर्ब की, ना कि फाइनाइट वर्ब की, क्योंकि फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक ही आ सकती है एक सेंटेंस में, और नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कितनी भी यूज हो सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं होती। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब बात करता हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ। देखिए ये कैसा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हैव अ लुक। अब देखिए हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस को। तो हिंदी में इसे बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, या इसे बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। और देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में कई तरह के अलग अलग क्या होते हैं? भाव होते हैं। उन भाव को एक बार समझते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या भाव हो सकते हैं देखिए जरा। तो देखिए ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? आदेश। तो देखिए एक ऐसा वाक्य बताओ जिसमें सिर्फ आदेश हो, ऑर्डर हो,
किसी व्यक्ति पर आप आदेश लगा रहे हो तो क्या होगा, देखिए क्या लिखा, देखिए गेट आउट ऑफ माई साइट का मतलब क्या हुआ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ये क्या है, एक तरह का ऑर्डर है। ये सेंटेंस आप प्रेम से नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस आपको आंखें दिखाकर बोलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा अदब से बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा कड़क होकर बोलना पड़ेगा, तो बात बनेगी आपकी। अब देख कमांड का मतलब भी क्या होता है, कमांड भी आदेश होता है। अब देखिए कमांड आदेश और ऑर्डर आदेश में क्या फ़र्क है, तो देखिए ऑर्डर की तो अवमानना हो सकती है, मतलब ऑर्डर मानने से व्यक्ति मना कर सकता है, आपका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कमांड दिया गया है तो आप उसकी अवमानना नहीं कर सकते, आप उसको मानने से इनकार नहीं कर सकते। और ये नॉर्मली सेना वगैरह में ही होते हैं, ये आम आदमी के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। तो कहाँ होता है, ये सेना वगैरह में होता है। तो वहाँ क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए मार्च फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, कूच करो, आगे बढ़ो। अब ये कह दिया तो कह दिया, अब इसे जिस सैनिक ने सुना है या जिसको कमांड किया गया है, जिस जवान को कमांड किया गया, उसे क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, उसे इनकार नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, प्रार्थना। तो देखिए ये प्रार्थना वो वाली नहीं, भगवान जी वाली है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, या फिर कुछ अलग तरह की प्रार्थना, वो नहीं है। इसका मतलब है अपना काम निकालने के लिए किसी व्यक्ति से कुछ कहना जिसे अपना काम निकल जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस में उसी का बोलते हैं प्रार्थना बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं। कैसे, अब इस वाक्य को आप कैसे बोलेंगे, इस वाक्य को आपको बड़ा प्रेम से बोलना पड़ेगा, हेल्प मी, तो क्या करेगा वो, सहायता करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और यदि आप किसी व्यक्ति को बुला करके, ए सुन इधर आ, क्या है मेरी सहायता कर, कहता है अच्छा, तो आपकी सहायता नहीं करेगा, तब ये रिक्वेस्ट नहीं होगी। कैसे बोलना पड़ेगा आपको, हेल्प मी। हाँ अब ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, देखिए वार्निंग का मतलब क्या होता है, ये होती है चेतावनी। अब देखिए चेतावनी किसने आपको दी हो या आपने किसी को दी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन कई बार देखिए घर के बाहर जो गेट होते हैं या घर में जो गेट होते हैं, मेन गेट होते हैं, वहाँ लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है, देखिए चेतावनी के रूप में क्या लिखा होता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। अब इस पे आपको गौर करना पड़ेगा, और यदि आपने वार्निंग को फॉलो नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, देखिए निगेशन, किसी बात के लिए मना करना, वो क्या हो गया आपका, मनाही हो गया। अब किसी आदमी को कोई काम करने से मना करते हैं, वो क्या होगा आपका, निगेशन हो जाएगा। कैसे, क्या लिखा, देखिए डू नॉट स्टैंड हियर का मतलब क्या हुआ, यहाँ खड़े मत रहो। तो किसी आदमी को खड़ा रहने से मना किया आपने, दैट इज क्या बना आपका, निगेशन हो गया। अब देखिए एडवाइस में क्या होता है, सलाह होती है। अब मुझे बताओ आप सलाह क्या मांगने पे देते हैं, बिना मांगे? तो देखिए सलाह बिना मांगे किसी को भी दे सकते हैं, छोटे बड़े को, इस पर कोई रोक टोक नहीं होती है, क्योंकि फोकट की होती है। तो देखिए मैं भी आपको सलाह दे देता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो देखिए सलाह देने वाला सलाह दे देता है, और सुनने वाला उस बात को माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। वो क्या हो गया आपका, सलाह हो गया। तो मैं भी लगे हाथों एक आपको सलाह दे देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, डो नॉट किल योर टाइम का मतलब क्या हुआ, अपना समय बर्बाद मत करो। अब देखिए समय वेस्ट भी कर सकते हैं, समय किल भी कर सकते हैं, लेकिन किल शब्द यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है क्या करने के लिए, समय की बर्बादी के लिए। ठीक बात है, वेस्ट गलत नहीं है, बट किल ज़्यादा अच्छा शब्द है। अब देखिए बात करते हैं परमिशन का मतलब क्या हुआ। देखिए आ गया यहाँ पर इजाज़त, तो परमिशन आप देते हैं या मांगते हैं। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जब बनता है तो यहाँ पे परमिशन क्या होगी, मांगी जाती है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए अलग तरह का वाक्य बनेगा। देखिए एक तो हम लोग नॉर्मली वाक्य बोलते हैं मे आई कम इन सर, वो भी क्या होती है, परमिशन मांग रहे होते हैं, लेकिन वो इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेगा तो ये अलग तरह से बनेगा। अब कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए क्या बनाया, लेट मी गो का मतलब क्या, मुझे जाने दो। क्या मांग रहे हैं, परमिशन है, जाबा दे है, मुझे जाने दे, वो क्या बना आपका, लेट मी गो। तो देखिए मुझे सोने दो, पढ़ने दो, खाने दो, पीने दो, ये सब क्या होता है आपका, परमिशन होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस से बन के आता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सजेशन। तो देखिए सजेशन नहीं होता, ये होता है सजेशन। क्या होता है, सजेशन होता है।
अब देखिए सुझाव बिना मांगे या मांगने पे दिया जाता है, तो देखिए सलाह तो बिना मांगे दे सकते हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन सुझाव बिना मांगे नहीं दिया जाता, तो ये मांगने पे दिया जाता है। तो देखिए ये वाक्य इम्पेरेटिव है। एक तो वाक्य बना कि आई सजेस्ट यू दैट, मैं आपको सुझाव देता हूँ, कि वो अलग चीज़ है, लेकिन बात कर रहे हैं किसकी, इम्पेरेटिव सेंटेंस से आपका सुझाव कैसे बनेगा वो इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा, देखिए लेट अस गो का मतलब क्या हुआ, आओ चलें, या फिर हमें चलना चाहिए। कोई दिक्कत हो रही है, ये क्या बना आपका सुझाव हो गया, सजेशन हो गया। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, तो देखिए डू नॉट लिखा जा सकता है डोंट से, एक ही बात है, और लेट अस को लिखा जा सकता है इस तरह से, इन का मतलब एक ही रहेगा आपका। तो डोंट का मतलब क्या हुआ, डो नॉट, और लेट अस का मतलब क्या हुआ, लेट्स, एक ही बात है, लिखा जा सकता है इसे। तो देखिए ये सेंटेंस क्या बने आपके, इंपेरेटिव सेंटेंस बने। अब देखिए इंपेरेटिव वाक्य तीन तरह से बने आपके, कैसे, एक तो बना आपका पॉजिटिव, एक बना आपका सेंटेंस नेगेटिव डू नॉट से, और एक कैसे बना आपका लेट से बना। तो इन वाक्यों को मैं आपको बनाना सिखाऊं उसके पहले एक शब्द पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और वो शब्द क्या है, वो वर्ब है लेट। इस लेट को समझना पड़ेगा क्योंकि लेट के बहुत सारे अलग अलग यूजेज होते हैं। तो पहले लेट की बात करते हैं, फिर मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, ठीक बात है। तो देखिए लेट के यूजेज क्या हो सकते हैं, तो बताओ लेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई। तो देखिए एक तो इस लेट का मतलब होता है जैसे कोई मकान खाली होता है तो उसके बाहर क्या लिखा मिलता है, टू लेट, और टू लेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आके बातचीत कर सकते हैं, मकान आपको किराए पर दिया जा सकता है। तो लेट का मतलब क्या हुआ, किराए पर देना, लेट। और लेट की फॉर्म कैसी होगी आपकी, तीनों की तीनों सेम होगी, लेट, लेट और लेट। तो पहला मीनिंग क्या हुआ, किराए पर देना हो गया। इसी लेट का अगला मीनिंग क्या होगा, तो ये लेट बताएगा आपका परमिशन, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, आपका परमिशन होगी। इसी लेट में क्या होगा, आपका सजेशन होगा। अब देखिए किसी भी काम को होने देना है तो वहाँ भी क्या चाहिए आपको, लेट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी काम को होने देना, तो लेट में क्या हो, किराए पर देना हो गया। लेट का मतलब परमिशन, लेट का मतलब सजेशन, और लेट का मतलब क्या हुआ, किसी भी काम को होने देना। उसके बाद देखिए किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलनी है तो वहाँ भी क्या आएगा आपका, लेट ही काम में आता है। तो किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलना, तो किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलना, वहाँ भी क्या काम आएगा आपका, लेट काम में आता है। और एक बात आप बहुत पहले से जानते हैं, कभी आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े भाई, और इंपेरेटिव सेंटेंस यदि आपने पढ़े हैं और यदि आपने एक्टिव पैसिव का टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है आपका लेट से। तो इंपेरेटिव का पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, लेट की आवश्यकता पड़ेगी। इतने सारे यूजेज हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, लेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतने सारे आपके लेट के यूजेज हैं। अब इन सबको मैं आपको थोड़ी देर बाद वाक्य बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए किराए पर देना का मतलब क्या हुआ, तो देखिए आई वॉन्ट टू लेट माई हाउस का मतलब क्या हुआ, मैं मेरा घर किराए पर देना चाहता हूँ, ठीक बात है। परमिशन में क्या हुआ, देखिए फिलहाल इसको ले सकते हैं आप लेट मी गो, या लेट मी प्ले, या लेट मी स्टडी कर सकते हैं। और सुझाव की बात करते हैं तो लेट अस गो कर सकते हैं, लेट अस स्टडी कर सकते हैं, लेट अस प्ले कर सकते हैं, ठीक बात है। आओ खेलें, आओ पढ़ें, आओ समस्या पर डिस्कशन करें, सारे वाक्य कैसे बन के आते हैं, लेट से बन के आते हैं और सुझाव के होते हैं, ठीक बात है। फिर क्या होता है, किसी भी काम को होने देना। अभी मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलना, मतलब कोई चीज़ जिस अवस्था में उसमें उसी में रहने देना, तो उसके लिए वाक्य कैसे बनेगा आपका, लेट से बनेगा। और एक्टिव सेंटेंस है यदि आपका इंपेरेटिव तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे आप, लेट से ही बनाएंगे। इस तरह से लेट के यूजेस आपको समझने होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया आपका, लेट का यूजेस हो गया। अब बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो इंपेरेटिव पॉजिटिव होता है तो कैसे बनेगा, इंपेरेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि परमिशन है और सजेशन है तो वाक्य कैसे बन के आते हैं। तो ये हो गया सारा का सारा समझाने वाली बात। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे।
अब देखिए, अभी तक बात करते आ रहे थे अपन लोग कि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट होता तो है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट छुपा देते हैं और क्या होता है आपका यू। तो सेंटेंस जब इम्पेरेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा रहता है। ये लाइन आप लिख लीजिए। जब सेंटेंस कैसा होता है, इम्पेरेटिव होता है, तो उसमें सब्जेक्ट यू कैसा होता है, हमेशा छुपा होता है। उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और लिख दिया तो उसे ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता है। तो लाइन क्या बनती है आपकी, जब सेंटेंस कैसा होता है, इम्पेरेटिव होता है, तो उसमें सब्जेक्ट यू हमेशा कैसा होता है, हिडन, हमेशा कैसा होता है, इम्प्लाइड। आपको उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगी, हिंदी का अनुवाद कैसे करेंगे या इंग्लिश का हिंदी कैसे करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में। क्या होगा, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा। ठीक बात है। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। और कल कुछ बात मैंने आपको की थी लेट की, कि लेट को अपन कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, लेट का पहला यूज़ क्या था आपका, किराए पर देना होता है। दूसरा मतलब क्या था, परमिशन के लिए काम आता है। तीसरा यूज़ क्या था, सजेशन के लिए काम आता है। फिर किसी भी काम को होने देना का मामला बनता है, वो भी क्या होता है, लेट से होता है। और किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलना, वो भी कैसे होता है, लेट से होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो वो भी कैसे बनता है, आपका लेट से ही बनता है। ठीक बात है। कैसे, देखिए, तो आप देखिए, पहला सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब कैसा होता है, आपका पॉजिटिव होता है, तो वो हमेशा फर्स्ट वर्ब से शुरू होता है और सब्जेक्ट यू उसमें हमेशा छुपा रहता है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो कैसे बनेगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो वो शुरू कैसे होगा, हमेशा फर्स्ट वर्ब से होगा, और यू सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका छुपा रहेगा। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता, यह पता होगा आपको। और सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी होता है। और देखिए, वर्ब कौन सी ज़रूरी होती है, फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कितनी होती है टोटल, 27 फाइनाइट वर्ब्स होती है अपने पास, जिसमें 3 तो होती है मेन वर्ब। कौन कौन सी होती है मेन वर्ब में, फर्स्ट वर्ब खुद, फर्स्ट वर्ब में सफिक्स लगा होता है एस और ईएस, और एक होती है आपकी सेकंड वर्ब। ये तीनों कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है मेन वर्ब में। और बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है बी वर्ब से बन के आती है, इज आर एम वॉज वर्ब, है वर्ब से बन के आती है हैज हैव और हैड, डू वर्ब से बन के आती है डू डज और डिड, और मॉडल से बन के आते हैं 13 मॉडल्स। वो सारी कैसी होती है, आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, कल ये सब बात की थी अपने। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो कैसे बनेगा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो शुरू कैसे होगा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा होगा आपका पॉजिटिव, तो शुरू कैसे होगा, हमेशा फर्स्ट वर्ब से होगा। और इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा रहेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, फर्स्ट वर्ब से। कैसा वाक्य होगा ये बना आपका एक स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसका वाक्य बनाते हैं। देखिए, हिंदी का वाक्य बोलता हूँ, इसे क्या करेंगे, इंग्लिश बनाएंगे। देखिए, गरीबों की सहायता करो। अब बताओ, सहायता करने वाला कौन है। अब सहायता, मैंने वाक्य बोल दिया। अब देखिए, जो भी सुनेगा वो क्या करेगा, सहायता करेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं रिलीफ फंड में पैसा दान करो, तो बताओ इसमें दान कौन करेगा, सुनने वाला। और सुनने वाला कौन होता है, पता है, यू होता है। तो इसमें यू को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो वाक्य लिखता हूँ मैं, हिंदी का वाक्य बोलता हूँ, गरीबों की सहायता करो। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, अब देखिए, सहायता करो की अंग्रेजी क्या बनेगी, हेल्प, और गरीबों की अंग्रेजी क्या बनेगी, द पुअर। तो वाक्य क्या बन जाएगा, हेल्प द पुअर। तो गरीबों की सहायता करो की इंग्लिश क्या बनी आपकी, हेल्प द पुअर। ठीक बात है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए, हेल्प तो होगी आपकी फर्स्ट वर्ब, और द पुअर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का होना कोई ज़रूरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये वाक्य बना आपका पहला। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी कैसा होता है, पॉजिटिव, शुरू कैसे होगा, फर्स्ट वर्ब से, और सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा रहेगा। बोलते हैं ना, जाओ की अंग्रेजी क्या हो गई, गो, आओ की अंग्रेजी क्या हो गई, कम।
बैठ जाओ की अंग्रेजी क्या होगी, सिट डाउन। खड़े हो जाओ तो क्या होगा, स्टैंड अप। भागो तो क्या होगा, रन। तो सारे वाक्य कैसे आपके इंपेरेटिव है, जो शुरू कैसे हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ से, और पॉजिटिव है इसलिए शुरू कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ से आपको शुरू करना पड़ेगा सेंटेंस। अब दूसरा वाक्य क्या बनेगा, देखिए अब इंपेरेटिव सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव होता है तो ये हमेशा शुरू कैसे होगा आपका, डू नॉट फर्स्ट ऑफ से ही होगा। देखिए यहाँ पे डज काम में नहीं आ सकता, जानते क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा होता है आपका, यू, और यू के साथ डज यूज नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑफ आ सकती है, फर्स्ट वर्ब के साथ एस और एस वाली वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यू के साथ क्रिया कैसी आती है, हमेशा प्लूरल आती है। तो वर्ब कैसी होती है आपकी, प्लूरल होती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो शुरू कैसे होगा आपका, डू नॉट फर्स्ट वर्ब से होगा। ये वाक्य कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू कैसे होगा, हमेशा डू नॉट फर्स्ट ऑफ से होगा। और डू नॉट का मतलब क्या होगा, डोंट, एक ही बात है। अब मैं देखिए हिंदी का वाक्य बोलता हूं, गरीबों की सहायता मत करो। देखिए सिर्फ सेंटेंस है, वैसे गरीबों की सहायता करनी होती है, लेकिन वाक्य क्या बनाते हैं, गरीबों की सहायता मत करो। अब देखिए सहायता मत करो की अंग्रेजी क्या बनेगी, डो नॉट हेल्प, और गरीबों की इंग्लिश क्या बनेगी, द पुअर। क्या वाक्य बना, डो नॉट हेल्प द पुअर का मतलब क्या हुआ, गरीबों की सहायता मत करो। तो पॉजिटिव सेंटेंस शुरू कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ से। नेगेटिव शुरू कैसे होता है, डो नॉट फर्स्ट ऑफ से होता है। वाक्य का लिखा, डो नॉट हेल्प द पुअर, और डज काम में नहीं आ सकते यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट यू है, और यू के साथ पता होना चाहिए डज कभी यूज होता ही नहीं। दूसरा वाक्य बना। अब देखिए वाक्य बनाते हैं तीसरा, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ लिखा है मैंने द पुअर। अब देखिए शब्द क्या होता है, देखिए पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। और गरीबों की अंग्रेजी क्या बनेगी, अब बताओ, गरीबों की अंग्रेजी पुअर बनेगी या फिर द पुअर बनेगी। तो देखिए थोड़ा सीखने के मामला यहाँ पे, देखिए पुअर जो शब्द है वो एडजेक्टिव होता है, और इंग्लिश के एडजेक्टिव कभी भी एस और एस लगकर प्लूरल नहीं बनते हैं। तो जब भी किसी इंग्लिश के एडजेक्टिव का बनाना होता है प्लूरल, तो कैसे बनेगा, वो आर्टिकल दा से बनेगा। तो दा पुअर का मतलब क्या हुआ, ये सारे गरीब आ गए। अब ये सिंगुलर वर्ड नहीं, कैसा हो गया, ये प्लूरल वर्ड हो गया आपका नाउन के रूप में। तो दा पुअर, इस तरह से क्या हुआ, अमीरों की अंग्रेजी क्या हो गई, क्या हो गया, द रिच। बहादुरों की अंग्रेजी क्या बनेगी, द ब्रेव। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा जब एडजेक्टिव होता है और उसको आपको यूज़ करना होता है प्लूरल सेंस में, तो कैसे करेंगे, आर्टिकल द के साथ, न कि उसके साथ एस यस लगाकर। ठीक बात है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये हर जगह आपका काम आएगा। तो पहला वाक्य क्या लिखा, गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता मत करो, तो क्या हुआ, डू नॉट हेल्प द पुअर। अब देखिए तीसरा वाक्य क्या बनेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक बात है। अब देखिए क्या होगा, किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलनी है तो वाक्य कैसे बनेगा, ये भी तो डिस्कस किया अपन ने भाई। सुझाव के लिए वाक्य बना, परमिशन का वाक्य बना। तो अब देखिए परमिशन के अर्थ में भी वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जब कैसी होती है आपकी परमिशन होती है, तब भी वाक्य शुरू कैसे होगा, हमेशा लेट से होगा। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में परमिशन होगी तो वाक्य शुरू कैसे होगा, हमेशा लेट से होगा। लेट के बाद हमेशा, देखिए मैं शब्द बोल रहा हूँ हमेशा, हमेशा का मतलब क्या होता है, ऑलवेज। तो लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होना का मतलब लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर लेट यूज होता नहीं है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए हमेशा फर्स्ट वर्ब, और फर्स्ट वर्ब के आगे कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो परमिशन का सेंटेंस बनने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या होगा, लेट, लेट के बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगी आपकी फर्स्ट वर्ब होगी। ठीक बात है। अभी बात करता हूँ फर्स्ट वर्ब की, डिस्कस किया मैंने पहले, फर्स्ट वर्ब फाइनाइट भी होती है और फर्स्ट वर्ब नॉन फाइनाइट भी होती है। ठीक बात है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बना आपका, ये हो गई आपकी परमिशन। अब देखिए इसको आगे वाक्य बनाने से पहले मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए फर्स्ट वर्ब जब आती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद,
तो वो कैसी होती है, हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका यू, तो यू के तुरंत बाद क्या लिखा आपने, फर्स्ट ऑफ, तो ये फर्स्ट ऑफ कैसी होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक बात है। अब जरा देखिए डू नॉट फर्स्ट ऑफ। अब देखिए मैंने कहा था कि जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो क्रिया का पहला शब्द क्या होता है आपका, फाइनाइट वर्ब, और बाकी सारे कैसे होते हैं आपके, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो देखिए डू के बाद कौन सी वर्ब है आपकी, फर्स्ट। अभी फर्स्ट वर्ब क्या है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसे क्या बोलते हैं बताएं, बेयर इन्फिनेटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, लेट कैसी वर्ब है आपकी, फाइनाइट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा इसका यू। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ, और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट ऑफ यूज होती हैं तो वो फाइनाइट वर्ब नहीं होती। जानते क्यों, क्योंकि फाइनाइट वर्ब का संबंध किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। और यहाँ पे क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी भी फाइनाइट वर्ब यूज नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी भी टेंस बताने वाली वर्ब यूज नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती का मतलब नहीं हो सकती। तो वर्ब कौन सी होगी आपकी, नॉन फाइनाइट, और क्या कहलाएगा ये, बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब परमिशन का होता है तो शुरू कैसे होगा, वो लेट से होगा। लेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपकी, फर्स्ट वर्ब होगी। यही वाक्य बनेगा। और फर्स्ट वर्ब के आगे कुछ है बाद में तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए मैं हिंदी का वाक्य बोलता हूँ, मुझे गरीबों की सहायता करने दो। क्या बोला वाक्य मैंने, मुझे गरीबों की सहायता करने दो। इसका मतलब मुझे गरीबों की सहायता करने से कोई रोक रहा है और मैं उनसे क्या मांग रहा हूँ, परमिशन मांग रहा हूँ। तो वाक्य क्या बनेगा, मुझे गरीबों की सहायता करने दो। तो इस मुझे का मतलब क्या हुआ, लेट मी हेल्प द पुअर। क्या देखिए, लेट मी हेल्प द पुअर, क्या मीनिंग निकलेगा ऐसा, मुझे गरीबों की सहायता करने दो। अब देखिए इस तरह के और वाक्य बना सकते हैं, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, मुझे आराम करने दो। ये सारे वाक्य कैसे हैं आपके, इम्पेरेटिव। तो देखिए लेट मी स्टडी, लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी ईट, ये सारे सेंटेंस कैसे आपके, इम्पेरेटिव है। और कैसे हैं, परमिशन के वाक्य रहेंगे। तो पहला वाक्य बना पॉजिटिव, फिर बना आपका नेगेटिव, एक बना वाक्य परमिशन का लेट से। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या बनेगा, अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि सजेशन होता है तो वाक्य कैसे बनेगा, सुझाव होता है तो वाक्य कैसे बनेगा। अब देखिए सुझाव की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्पीकर और लिसनर दोनों शामिल होते हैं। देखिए सलाह की बात करते हैं तब तो उसमें सुनने वाले की भूमिका है, कहने वाले की भूमिका नहीं होती, क्योंकि कहने वाला सलाह देकर चला जाता है, सुनने वाला काम करे नहीं करे उसकी मर्जी पे। लेकिन सुझाव की बात करेंगे तो इसमें स्पीकर और लिसनर मतलब कहने वाला सुनने वाला दोनों क्या आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब सजेशन होता है तब भी वाक्य शुरू कैसे होता है, वो लेट से होता है। तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, सुझाव का। और मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा, और होगा का मतलब होगा। और देखिए जब भी सुझाव होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ एक ही वर्ड आ सकता है, और वो क्या होगा पता है, अस, जो वी का ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिर्फ अस होगा। और आपको पता है ऑब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए होती है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ब चाहिए। और फर्स्ट वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सुझाव का सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए लेट, लेट के बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या होगा, अस, बाकी शब्द यहाँ पे यूज नहीं हो सकते। और अस के बाद क्या होगी आपकी फर्स्ट वर्ब होगी, और यह फर्स्ट वर्ब कौन सी होगी, बेयर इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब यूज नहीं हो सकती। तो ये वाक्य किसका बना आपका, ये वाक्य बन के आपका सजेशन का बना। ठीक बात है। अब मैं इसका हिंदी वाक्य बोलता हूँ, इसके इंग्लिश बनाते, आओ गरीबों की सहायता करें। देखिए क्या वाक्य बोला मैंने, आओ गरीबों की सहायता करें। अब बताओ गरीबों की सहायता कौन करेगा, बोलने वाला करेगा, सुनने वाला करेगा, दोनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है मिलकर काम करेंगे, कौन, स्पीकर और लिसनर। तो ऐसा वाक्य क्या बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सजेशन बनाता है। ठीक बात है। तो आओ गरीबों की सहायता करें। अब देखिए इस आओ का मतलब क्या होता है, लेट अस।
क्या बना सेंटेंस, लेट अस हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की सहायता करें, आओ गरीबों की मदद करें। इस तरह से वाक्य बन सकते हैं। आओ शतरंज खेलें तो लेट अस प्ले चेस, आओ पढ़ाई करें तो लेट अस स्टडी। ये सारे वाक्य कैसे हैं आपकी, सुझाव के हैं, सजेशन के हैं। जो शुरू कैसे होगा आपका लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा अस, और अस के बाद क्या होगा आपका फर्स्ट वर्ब, जो क्या होगी आपकी वेरी इन्फिनिटिव होगी। और फर्स्ट वर्ब के बाद कुछ इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो लेट अस हेल्प द पुअर, और लेट अस का मतलब क्या होता है, आओ। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो लेट अस बोले या फिर क्या बोले, लेट्स, एक ही बात है, नो इश्यूज, ठीक बात है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या बनेगा। तो पहला इंपेरेटिव पॉजिटिव फर्स्ट वर्ब से, दूसरा इंपेरेटिव नेगेटिव डू नॉट फर्स्ट वर्ब से, फिर परमिशन लेट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट वर्ब, और ऑब्जेक्ट नॉर्मली अस नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, सुझाव की बात करेंगे तो लेट ऑब्जेक्ट क्या होगा अस, अस के बाद क्या होगा आपका फर्स्ट वर्ब, और वाक्य इस तरह से बना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बनेगा, किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलनी है तो भी वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, लेट से होगा। अब देखिए अवस्था नहीं बदलना है तो मतलब जिस अवस्था में उसी में रहने दो, तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, लेट से होगा। तो देखिए सेंटेंस बिगिंस विद लेट, और देखिए लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मतलब आता है। तो लेट फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा बी। अब देखिए बी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा था, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब लिखी थी, यहाँ भी क्या लिखा ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब, और यहाँ भी मैं देखिए ऑब्जेक्ट के बाद लिख रहा हूँ बी। और जानते बी क्या है, ये बी फर्स्ट वर्ब है, ठीक बात है। और किसका फर्स्ट वर्ब, ये बी खुद का फर्स्ट वर्ब फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो लेट ऑब्जेक्ट और क्या हो गया बी। तो ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में हमेशा क्या आती है, बी आती है। और बी के बाद क्या आएगा वो देखिए आप, एडजेक्टिव। और इसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बना जरा देखिए। तो देखिए लेट होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में क्या होगा आपका बी, और बी के बाद क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये वाक्य कैसा बना आपका, तो अवस्था नहीं बदलने के अर्थ में। तो देखिए किसी भी चीज़ की अवस्था नहीं बदलने के अर्थ में वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, लेट से। लेट के बाद क्या होगा हमेशा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा हमेशा फर्स्ट वर्ब, और वो होगी बी, और बी के बाद हमेशा क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बना आपका सेंटेंस किसका, नो चेंज ऑफ स्टेट का बना, ठीक है। जैसे अब मैं वाक्य बोलता हूँ हिंदी का, जरा देखिए। गरीबों को गरीब रहने दो, गरीबों को गरीब रहने दो का मतलब क्या हुआ, तो देखिए लेट द पुअर बी पुअर का मतलब क्या हुआ, गरीबों को गरीब रहने दो। क्या है, गरीबों को गरीब रहने दो, इसका मतलब गरीब जिस अवस्था में उसी में रहने दो, डिस्टर्ब करने की उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक बात है। अब देखिए और वाक्य बोलता हूँ मैं जरा देखिए। उसे ऐसा ही रहने दो, उसे ईमानदार रहने दो, उसे बेईमान रहने दो, उसे मोटा रहने दो, उसे पतला रहने दो। ये सारे क्या हैं, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहने दो के लिए वाक्य क्या बना आपका, लेट द पुअर बी पुअर, ठीक बात है। अब देखिए लास्ट वाक्य क्या बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए भी सेंटेंस शुरू कैसे होगा आपका, लेट से होगा। तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, लेट। लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होगी, फर्स्ट वर्ब होगी, जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब के रूप में क्या होगा बी, और बी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होगी यहाँ पे, बी के बाद वर्ब होने चाहिए आपकी थर्ड वर्ब होनी चाहिए, और इसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखिए बी के बाद एडजेक्टिव आता है तब तो नो चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अवस्था नहीं बदलना होता है, और बी के बाद जब आती है आपकी थर्ड वर्ब तो क्या बन जाएगा, पैसिव। और ख़ास बात देखिए थर्ड वर्ब के बगैर पैसिव बन सकता ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाकी क्या बना, लेट ऑब्जेक्ट बी, और क्या हो गया, थर्ड वर्ब हो गया। और जानते पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, तो पैसिव वॉइस का मतलब है काम कौन करेगा इससे मतलब नहीं, बट काम हो जाना चाहिए। तो मैं एक वाक्य बोलता हूँ, देखिए ज़रा, गरीबों की सहायता की जाए। अब देखिए गरीबों की सहायता की जाए, इसमें काम करने वाला कौन है, अरे कोई भी हो सकता है भाई, बट गरीबों की सहायता हो जानी चाहिए। तो वाक्य क्या बनेगा देखिए,
क्या लिखा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड का मतलब क्या हुआ, गरीबों की सहायता की जाए। ये वाक्य बना आपका पैसिव का सेंटेंस हो गया। तो बी के बाद थर्ड आने का मतलब क्या हुआ, पैसिव वॉइस हो गया। और पैसिव बनने के लिए थर्ड वर्ब का होना क्या होता है, जरूरी होता है, उसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। ये हो गया आपके सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो कितने तरह से बने आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, परमिशन, सजेशन, नो चेंज ऑफ स्टेट और एक्टिव का पैसिव, 6 वाक्य बन के आए आपके। ठीक बात है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का बनाने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा इस पे, इस तरह के वाक्य ढूंढ ढूंढ के बनाने पड़ेंगे। और जब इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा होगा तब मैं लूँगा इसके एक्सरसाइजेस, जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको हल करके बताऊँगा। आपके पास मैटर होगा और उस मैटर को मैं सारा का सारा हल करके समझाऊंगा, वो और भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक बात है। तो इसी बात को मैं लेता हूँ अगली क्लास में। ठीक बात है। लेकिन बार बार रिवाइज करेंगे आप। शुरू में यदि आपको मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए सारा मामला कैसा होगा, आसान हो जाएगा। अरे जब कभी आप दौड़े ही नहीं हैं और पहले दिन दौड़ेंगे तो पाँव तो दर्द करेंगे भाई। और ज्यों-ज्यों आप करते रहेंगे तो सारा का सारा सिस्टम अपने आप आ जाएगा और एक दिन क्या होगा, आप बिल्कुल तेज़ भागने लग जाएंगे। ठीक बात है। वही सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर भी होगा। तो चूँकि इस तरह से पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कैसा लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन जो आगे जाएंगे तो सारा का सारा मामला क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। थैंक यू। फिर लेता हूँ मैं आपको अगली क्लास, उसमें और एक किसी वर्ब की बात करेंगे कि वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच।